हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। आज हम टेस्ट रैंकिंग का लाइव मॉक 15 इसका जीएस एनालिसिस करने वाले हैं। बाकी इस जीएस एनालिसिस के रिगार्डिंग मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। वहां पर 1 से लेकर 14 जितने भी मॉक टेस्ट हुए हैं उनकी वीडियोस अवेलेबल है। आप इन वीडियोस को 2x स्पीड पर लगाकर देख सकते हैं। इन वीडियोस में जो क्वेश्चन है वो बहुत अच्छे हैं और आपको डीप लर्निंग मिलेगी। बाकी जो इसके रिगार्डिंग पीडीएफ्स हैं वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करता हूँ और जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए आज का एनालिसिस शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है ये, विद द रेफरेंस टू द सांची स्तूपा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सांची स्तूपा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला स्टेटमेंट है, इट वॉज ओरिजिनली कमीशन्ड बाय एम्पेरर अशोका इन द 3rd सेंचुरी बीसी। यानी सांची स्तूपा को एम्पेरर अशोक यानी चक्रवर्ती सम्राट अशोक द्वारा 3rd सेंचुरी 3री शताब्दी में बनवाया गया था। तो ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट के करेक्ट होते ही देखते हैं कौन कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। तो फर्स्ट यहां पर है, यहां पर नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। यहां पर है फर्स्ट स्टेटमेंट, तो ये भी रह गए। तो एक ऑप्शन हम एलिमिनेट कर पाए। फर्स्ट सेकंड फोर, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर या फर्स्ट एंड थर्ड। तो देखो थर्ड पढ़ेंगे तो हमको अगर वो गलत हुई तो ये स्टेटमेंट एलिमिनेट हो जाएगी। फोर फोर, एक बार एक काम करते हैं, फोर्थ स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। अगर हम फोर्थ स्टेटमेंट को अगर गलत कर पाते हैं तो हमको आंसर मिल जाएगा। फोर्थ स्टेटमेंट है, इट डिपिक्ट्स सीन्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ लॉर्ड बुद्धा थ्रू तोरन्स। इसमें तोरणों द्वारों के माध्यम से भगवान बुद्धा के जीवन के दृश्यों को दर्शाया गया है। ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है, यानी इसके करेक्ट होते ही हम ये भी एलिमिनेट कर पा रहे हैं। अब यहां पर या तो तीसरी स्टेटमेंट सही होगी या नहीं होगी, हमको तीसरी स्टेटमेंट पढ़नी है। स्तूपा इज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश, एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। तीसरी स्टेटमेंट के करेक्ट होते ही ये सारी स्टेटमेंट करेक्ट हो गई। और सेकंड क्या थी, ये ओल्डेस्ट स्टोन स्ट्रक्चर है, यानी ये सबसे प्राचीन पाषाण संरचनाओं में से एक है। ये एकदम करेक्ट है। तो चार स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं, ये सांची स्तूपा, और यहां पर आप ये देख रहे हैं, ये जो गेट्स हैं इन्हीं को बोला जाता है तोरण। और ये चारों दिशाओं में होते हैं। देखो एक ये रहा, दूसरा ये रहा, और तीसरा यहां पर आपको दिख रहा होगा, और एक चौथा जो है वो इसके बैक साइड पर है। और ये जो डोम शेप स्ट्रक्चर है इसे बोला जाता है अंड। वहीं इसको बोला जाता है हर्मिका। ये देख रहे हो ये चारों ओर, इसे बोला जाता है हर्मिका। और इसके बीच में ये है छत्र, और ये स्ट्रक्चर क्या है, ये है हर्मिका। तो यहां पर ये जो पाथवे है इस पाथवे को बोला जाता है मेधी। और ये आप जो रेलिंग देख रहे हो ना, इस रेलिंग को बोला जाता है वेदिका। क्या कहा जाता है, वेदिका। तो रेलिंग हो गई वेदिका, ये पाथवे हो गया मेधी, ये छत्र हो गया, ये हर्मिका, ये अंड, और ये तोरण। और ये जो तोरण होते हैं ये चारों दिशाओं में होते हैं। तो ये क्या है, ये स्तूपा है, और ये कहां पर है, सांची मध्य प्रदेश में। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द आदि कर्मयोगी अभियान। आदि कर्मयोगी अभियान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अच्छा, इन स्टेटमेंट्स को पढ़ने से पहले मैं आपको आदि कर्मयोगी अभियान के बारे में थोड़ा बता देता हूं। आदि कर्मयोगी अभियान, इसको लॉन्च कब किया गया था, तो इसको लॉन्च किया गया था 19 अगस्त 2025 में। और कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर, यानी जनजातीय कार्य मंत्रालय। तो इस अभियान को लॉन्च किया गया था 19 अगस्त 2025 को ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री के द्वारा। और इसका उद्देश्य यानी इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, तो इसका उद्देश्य था एम्पावर करना ट्राइबल कम्युनिटीज को, और जो ग्रास रूट पर लीडरशिप है उसको एंकरेज करना। और इसके तहत 20 लाख लीडर्स बनाए जाएंगे, जिनका काम क्या है, उनका काम है जितनी भी ट्राइबल वेलफेयर स्कीम होती हैं, ट्राइबल वेलफेयर स्कीम्स हो गई, या फिर कोई भी सरकार के द्वारा
चलाई गई वेलफेयर स्कीम्स होती हैं उनको आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाना, यानी डेवलपमेंट को एंकरेज करना। और ये किस लिए किया जा रहा है? ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जो हमारा गोल है 2047 तक विकसित भारत बनने का, तो उस दिशा में ये कदम बढ़ा रहा है आदि कर्मयोगी अभियान। तो वापस आते हैं स्टेटमेंट पर। तो पहला स्टेटमेंट है, इट वाज लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर ऑन अगस्त 19 2025। इसे जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा 19 अगस्त 2025 को शुरू किया गया। एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। इट कवर्स 1 लाख ट्राइबल विलेज अक्रॉस इंडिया। तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो यहां पर करेक्ट पूछा है तो 1 और 2 तो करेक्ट है ही, तो ये वाला नहीं हो सकता और ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अब अगर थर्ड स्टेटमेंट सही हो जाती है तो ये करेक्ट हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा। तो थर्ड स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। द प्रोग्राम एम टू क्रिएट 20 लाख चेंज लीडर्स अंडर द विजन ऑफ विकसित भारत 2047। यानी इस कार्यक्रम का उद्देश्य विकसित भारत 2047 के विजन के तहत 20 लाख परिवर्तनकारी नेताओं का निर्माण करना है। तो ये एकदम करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट के करेक्ट होते ही ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द हुरून इंडिया मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली बिजनेसेस लिस्ट 2025। हुरून इंडिया की 2025 की मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली बिजनेस की सूची के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो ये स्टेटमेंट है, हुरून लिस्ट जो जारी की गई है उसके रिगार्डिंग ये 5 स्टेटमेंट हैं। इन पांचों स्टेटमेंट को पढ़ना है, फिर इसका आंसर करना है। तो सबसे पहले मैं आपको हुरून लिस्ट के बारे में बता देता हूं। तो हुरून ने जो ग्लोबल लिस्ट जारी की है उसमें जो सबसे वेल्दी पर्सन है या जो सबसे अमीर आदमी है वो कौन है? तो नंबर 1 पे है एलन मस्क, जो कि टेस्ला के सीईओ हैं। वहीं दूसरे स्थान पर वो हैं जो फेसबुक के सीईओ हैं या फिर फेसबुक के फाउंडर हैं। उनका नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। दूसरे नंबर पे वो हैं। और इंडिया के अंदर बात की जाए तो इंडिया में जो सबसे वेल्दी की लिस्ट में टॉप पर है तो उनका नाम है मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी एंड फैमिली। इनकी वेल लगभग कितनी? 8.6 लाख करोड़। वहीं दूसरे स्थान पे कौन है? दूसरे स्थान पे है गौतम अडानी एंड फैमिली। बाकी यहाँ ये जो क्वेश्चन है ये बात की गई है मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली बिजनेस। तो इसमें जो टॉप पर है तो इसमें टॉप पर है अंबानी फैमिली। तो अंबानीज की जो रिलायंस इंडस्ट्री है इसका जो मूल्यांकन लगाया गया है वो कितना है? 28.2 लाख करोड़। वहीं दूसरे स्थान पर है कुमार मंगलम बिरला यानी बिरला फैमिली, जिनकी वैल्यूएशन कितनी है? 6.5 लाख करोड़। और तीसरे स्थान पर है जिंदल्स, जिनकी वैल्यूएशन कितनी है? 5.7 लाख करोड़। तो पहले पे अंबानीज हैं और ये दूसरी बार है लगातार। 2024 में भी ये पहले स्थान पर रहे थे। बाकी जो इन तीनों की कंबाइन वैल्यूएशन है वो फिलीपींस की जीडीपी के बराबर है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी हुरून इंडियाज फैमिली बिजनेस लिस्ट के रिगार्डिंग। तो वापस आते हैं, कथन पढ़ते हैं। तो पहला कथन है, अंबानी परिवार लगातार दूसरे वर्ष इस सूची पर शीर्ष पर रहा है। तो पहली स्टेटमेंट हो गई करेक्ट। इसके करेक्ट होते ही फोर्थ स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, या कहें फोर्थ ऑप्शन गलत हो जाएगा। स्टेटमेंट नहीं, फोर्थ ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि यहां पर 1 नहीं है। करेक्ट पूछा है तो 1 ना होने की वजह से फोर्थ ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। अब यहां 3 ऑप्शन बचे, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट थर्ड एंड 5। तो सेकंड स्टेटमेंट एक बार पढ़ लेते हैं। सेकंड स्टेटमेंट है, अंबानी परिवार के नेतृत्व वाली कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज का मूल्यांकन 28.2 लाख करोड़ है, जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 12वां हिस्सा है। यानी जो रिलायंस इंडस्ट्री की जो वैल्यूएशन है वो किसके बराबर है? 1/12 ऑफ इंडियाज जीडीपी। तो ये सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाती है। सेकंड स्टेटमेंट के करेक्ट होते ही हम ये वाला ऑप्शन डिलीट कर पाएंगे। अब 2 ही ऑप्शन है, या तो फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया या फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो हमको ना थर्ड पढ़ने की जरूरत है ना फिफ्थ, हमको फोर्थ पढ़ना है और हमको आंसर मिल जाएगा।
तो फोर्थ स्टेटमेंट है जिंदल परिवार 5.7 लाख करोड़ के मूल्यांकन के साथ तीसरे स्थान पर है, और ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। इसके करेक्ट होते ही कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये वाला। तो यहां पर सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट होगी, बिरला परिवार दूसरे स्थान पर है, करेक्ट है ये वाली स्टेटमेंट। और पांचवी इनकरेक्ट होगी, देख लेते हैं क्यों इनकरेक्ट है। शीर्ष तीनों परिवार का संयुक्त मूल्यांकन बांग्लादेश, बांग्लादेश नहीं फिलीपींस, तो ये वाली स्टेटमेंट हो जाएगी गलत। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। बाकी आप जान सकते हैं इस क्वेश्चन से आपको कितनी सारी लर्निंग मिली है। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अगेन स्टेटमेंट वाला सवाल है, और इंडिया एट ओलंपिक्स, तो ओलंपिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, एक एक करके पढ़ते हैं फिर इनके आंसर करते हैं। पहला स्टेटमेंट है इंडियाज फर्स्ट इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल केम इन द 1952 हेलसिंकी गेम्स। देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा विवाद है। अब ये विवाद क्या है, वैसे ये करेक्ट है स्टेटमेंट, पर थोड़ा सा इसमें विवाद इस बात का है कि जो इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल है इंडिया के लिए, या इंडिया की तरफ से पहली बार जिसने रिप्रेजेंट किया था, उनका नाम था नॉर्मन प्रिचर्ड। ये वैसे तो नॉन इंडियन थे, लेकिन इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था ओलंपिक में। कौन से वाले ओलंपिक, 1900 में जो ओलंपिक हुए थे, पेरिस ओलंपिक। उस ओलंपिक्स में इन्होंने एथलेटिक्स में 2 सिल्वर मेडल जीते थे। तो इंडिविजुअली भारत के लिए पहली बार जो मेडल जीता था 1900 में, नॉर्मन प्रिचार्ड ने जीता था। लेकिन अगर वैसे इंडियन के द्वारा माना जाए तो पहली बार इंडिविजुअल कैटेगरी में के डी जादव, जो कि एक रेसलर है, इन्होंने भारत के लिए इंडिविजुअल कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और ये कौन सा ओलंपिक था, 1952 का हेलसिंकी ओलंपिक्स। इसमें पहला व्यक्तिगत ओलंपिक आया था भारत के लिए। तो पहली स्टेटमेंट करेक्ट हो गई। सेकंड स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, पहले ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा गलत है कौन सा सही। फर्स्ट सही है, फर्स्ट सही है, फर्स्ट सही है, एक एलिमिनेट हो गया। अब हमको सेकंड, थर्ड, तो एक काम करते हैं फोर्थ स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। अगर फोर्थ सही होगी ना तो ये दोनों एलिमिनेट हो जाएगी और हमको आंसर मिल जाएगा। फोर्थ स्टेटमेंट है इंडिया हैज नेवर वॉन अ मेडल इन रेसलिंग एट द ओलंपिक्स। ये एकदम गलत है। ये स्टेटमेंट गलत क्यों है, आपने ऊपर ही देखा ना, केडी जादव 1952 में रेसलिंग में मेडल लेकर आए, तो ये स्टेटमेंट सही कैसे हो सकती है। यहां पर गोल्ड मेडल लिखा होता ना तो ये करेक्ट हो जाती, लेकिन यहां पर मेडल की बात की गई है। मेडल तो जीते हैं, केडी जादव ने जीता है, और एक और नाम मैं आपको बता देता हूं, सुशील कुमार। इन्होंने 2008 के जो बीजिंग ओलंपिक हुए थे, कहां पर हुए थे ये हुए थे चाइना में, वहां पर इन्होंने ब्रॉन्ज जीता था। इसके बाद जो अगले 2012 में ओलंपिक्स हुए थे, कौन से, लंदन ओलंपिक्स, तो लंदन ओलंपिक्स में सुशील कुमार ने अगली बार सिल्वर जीता था। तो ये कौन सी कैटेगरी में जीते थे, ये भी रेसलिंग में जीते थे। और साक्षी मलिक, उन्होंने भी जीता हुआ है, तो इसलिए ये ऑप्शन हो जाता है गलत। इसके गलत होते ही ये वाला नहीं हो सकता आंसर। अब इन दोनों में हमें देखना है, तो थर्ड स्टेटमेंट हमको पढ़नी पड़ेगी। थर्ड स्टेटमेंट है अभिनव बिंद्रा इज द ओनली इंडियन टू विन एन इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडल। देखो यहां पर आप अगर ध्यान देंगे, नेवर, ओनली, थोड़े से एक्सट्रीम कीवर्ड है। वैसे तो ये फैक्चुअल स्टेटमेंट है, लेकिन फिर भी जो प्रोबेबिलिटी है वो गलत होने की तरफ ज्यादा है। तो इसलिए अगर हम थोड़ा सा रिस्क लेना चाहें तो भी हम इनको गलत कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि हमने गोल्ड मेडल जीत लिया है दूसरा भी इंडिविजुअल कैटेगरी के अंदर। किसने जीता था, नीरज चोपड़ा जी ने। और कौन सी कैटेगरी में, या कौन से स्पोर्ट के लिए इन्हें गोल्ड मेडल मिला था, इनको मिला था जेवलिन के लिए। और कितनी लंबी थ्रो फेंकी थी, आई थिंक 87.58 मीटर की थ्रो थी इनकी। तो इनको भी गोल्ड मिल चुका है। कब मिला था, 2020 के टोक्यो ओलंपिक में। अभी जो 2024 के पेरिस ओलंपिक हुए थे, इसमें इनको सिल्वर मेडल मिला है। तो ये ऑप्शन गलत होते ही आंसर कौन सा सही होगा, ओनली सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, कर्नम मल्लेश्वरी was the first Indian woman to win an Olympic medal। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। कर्नम मल्लेश्वरी जी, इनको भी ब्रॉन्ज मेडल मिला था
कौन से साल में? 2000। कौन से ओलंपिक थे? ये थे सिडनी ओलंपिक्स। और कौन सी कैटेगरी में मिला है? तो इनको वेट लिफ्टिंग यानी भारोत्तोलन, इस कैटेगरी में मिला है ब्रॉन्ज। ये भी इंडिविजुअल मेडल है। तो वापस आते हैं क्वेश्चन पर। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड। ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, बाकी ये दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अगेन स्टेटमेंट वाला सवाल है। Which of the following statement about the promotion and regulation of online gaming bill 2025 is are incorrect? ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक 2025 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन गलत है? तो इसका आंसर करने से पहले इस बिल के बारे में मैं आपको बता देता हूं। तो ये जो ऑनलाइन गेमिंग बिल है, ये अभी 2025 में ही, अभी रिसेंट में न्यूज में ही है। तो 2025 में इंट्रोड्यूस हुआ है ये। बाकी इस बिल के अकॉर्डिंग जो ऑनलाइन गेमिंग है उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। एक तो ई स्पोर्ट वाली कैटेगरी, दूसरी ऑनलाइन सोशल गेम वाली कैटेगरी, और तीसरी हो गई ऑनलाइन मनी गेम्स। अब ये जो 2 कैटेगरी हैं, ई स्पोर्ट वाली कैटेगरी और ऑनलाइन सोशल गेम्स, इनके तो एनकरेजमेंट की बात आ रही है, लेकिन ये जो ऑनलाइन मनी गेम्स हैं इन पर ब्लैंकेट बैन लगा दिया। अब ये ब्लैंकेट बैन क्या होता है? यानी कंप्लीट बैन लगा दिया गया है ऑनलाइन मनी गेम्स पर। तो ऑल एंड ऑल मैं बताऊं, वो कंपनियां जिनमें मनी का ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व है, उन कंपनीज पर कंप्लीट बैन लगाया जाएगा। किस बिल के अकॉर्डिंग? ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 के अकॉर्डिंग। इस बिल के तहत जो गेमिंग कंपनियां हैं, अगर आगे इसको कंटिन्यू करेंगी तो उन पे फाइन या सजा कितनी रहने वाली है? तो उन पे जो पनिशमेंट रहने वाला है वो रहने वाला है, अगर ये फर्स्ट टाइम ऐसा करते हैं, वायलेट करते हैं, तो इनको अप टू 3 इयर्स यानी 3 साल तक की जेल और साथ ही साथ 1 करोड़ की पेनल्टी देनी पड़ेगी। लेकिन अगर ये दोबारा करेंगे ऐसा, तो दोबारा में इनको 3 से लेकर 5 साल की सजा होगी, साथ ही साथ इनको 1 से लेकर 2 करोड़ इतने की पेनल्टी लग सकती है। वहीं दूसरे वो जिसको एडवर्टाइज करते हैं, अभी आपने रिसेंट में जो आईपीएल हुए थे उसमें देखा होगा, काफी सारे एक्टर्स थे जो इसको प्रमोट कर रहे थे। तो अब अगर इसको एडवर्टाइज करेंगे, कोई भी एक्टर या कोई भी इन्फ्लुएंसर ऑनलाइन मनी गेम्स को प्रमोट करेगा, तो उसको 2 साल तक की जेल और साथ ही साथ उस पर लगेगा 50 लाख रुपए का जुर्माना। और अगर ये रिपीटिव ऑफेंडर्स रहे तो ये सजा बढ़ के 2 से 3 साल भी हो सकती है, और ये जुर्माना जो है 50 लाख से बढ़कर 1 करोड़ भी हो सकता है। तीसरी पेनल्टी है बैंक्स के लिए या वो कंपनी जो इनकी ट्रांजैक्शंस को हैंडल करती हैं। अगर वो इसमें लिप्त पाए गए तो जो पनिशमेंट कंपनीज को मिल रही है, यानी अप टू 3 इयर्स की जेल और 1 करोड़ का जुर्माना, और रिपीटिव ऑफेंडर्स के लिए 3 से लेकर 5 साल तक की जेल और 1 से 2 करोड़ तक का जुर्माना, वो इनको भी मिलेगा, यानी सेम एज गेमिंग कंपनीज। बाकी अगर इथिकली देखा जाए तो बहुत लोगों को ये लगेगा ये बहुत पॉजिटिव स्टेप है, लेकिन अगर इसको फाइनेंशियल नजरिए से देखा जाए तो ये एक बहुत नेगेटिव स्टेप हो सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप सब जानते हैं कि ऑनलाइन गेमिंग जो मनी गेमिंग कंपनियां हैं, ये बिलियन डॉलर्स कंपनियां हैं, यानी इनकी वैल्यूएशन बिलियंस ऑफ डॉलर्स में, और इसके थ्रू सरकार को अच्छा खासा टैक्स जाता है। साथ ही साथ जो जॉब्स हैं, जॉब क्रिएशन के मामले में भी अच्छा खासा नंबर है इन कंपनीज के पास। अगर ऐसा होता है तो लगभग 2 लाख जॉब्स चली जाएंगी, यानी ये एक बहुत बड़ा खतरा है। किन लोगों के लिए? जिनकी जॉब्स डायरेक्टली इंपैक्ट होंगी इन ऑनलाइन गेमिंग की वजह से, या कहूं ये जो बैन लगाया गया है इस वजह से। तो वापस आते हैं क्वेश्चन पर, देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो पहली स्टेटमेंट पढ़ते हैं। यह विधेयक सख्त लाइसेंसिंग के तहत रमी और पोकर सहित सभी प्रकार के ऑनलाइन मनी गेम्स को वैध बनाता है। वैध नहीं बनाता, इलीगल डिक्लेयर करता है। तो पहली स्टेटमेंट गलत हो गई, यहाँ इनकरेक्ट पूछा है। तो इनकरेक्ट फर्स्ट होनी चाहिए थी, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये एलिमिनेट हो गया। उपरोक्त सभी स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं, देखते हैं ये सारे होल्ड करती हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं, फिर हमको इसका आंसर मिलेगा।
सेकंड स्टेटमेंट है ऑनलाइन मनी गेम्स के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर 3 साल तक की कैद और 1 करोड़ का जुर्माना हो सकता है। एकदम करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट होते ये वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता ना। तो या तो फर्स्ट करेक्ट होगा या थर्ड करेक्ट होगा। उसके लिए हमको फोर्थ स्टेटमेंट पढ़नी पड़ेगी। फोर्थ स्टेटमेंट पढ़ते हैं। एक नया ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण भारत में सुरक्षित डिजिटल गेमिंग को विनियमित और बढ़ावा देगा। ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। ये भी करेक्ट हो गई, यानी ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, डिलीट या फिर कहूं एलिमिनेट हो जाएगा और हमको आंसर ये मिल जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यानी केवल ऑप्शन नंबर 1 ही है जो सही है और जो स्टेटमेंट 1 है वो गलत है। इस वजह से ऑप्शन नंबर 1 सही है। एक बार थर्ड स्टेटमेंट भी पढ़ लेते हैं। यह विधेयक ऑनलाइन गेमिंग को ई स्पोर्ट्स, ऑनलाइन सोशल गेम्स और ऑनलाइन मनी गेम्स में वर्गीकृत करता है। ये मैंने आपको पहले ही बताया, तो ये वाली भी स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगी। इसका आंसर हमको मिल गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, रिसेंटली वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी लॉन्च द श्रमश्री स्कीम, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग दिस इनिशिएटिव। तो सबसे पहले मैं इस स्कीम के बारे में बता देता हूं, फिर इसका आंसर करेंगे। तो इस स्कीम का नाम है श्रमश्री स्कीम। तो ये लॉन्च कब की गई है, तो ये लॉन्च की गई है अगस्त 2025 में। और किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो इसको लॉन्च किया गया है बंगाल की सीएम ममता बनर्जी द्वारा। बाकी ये स्कीम है किसके लिए, तो ये स्कीम है बंगाल के माइग्रेंट वर्कर्स, यानी बंगाल के जो प्रवासी मजदूर हैं जो बाहर किसी और राज्य में जाकर काम कर रहे हैं, उनके लिए ये स्कीम है। तो असल में जो बंगाल के माइग्रेंट वर्कर हैं वो किसी अदर स्टेट में काम कर रहे हैं, तो अगर किसी और राज्य में भाषा के आधार पर या पहनावे के आधार पर इन माइग्रेंट्स वर्कर के साथ अगर कोई भेदभाव होता है तो उनके लिए ममता बनर्जी ने ये स्कीम चलाई है। इसके तहत इनको एक ही बार ट्रेवल अलाउंस मिलेगा और ये जो ट्रेवल अलाउंस है वो कितने का मिलेगा, वो मिलेगा 5,000 का, एक ही बार मिलेगा ये। और इसके साथ साथ हर महीने 5,000 रुपए दिए जाएंगे या कहें 5,000 रुपए पर मंथ की सहायता दी जाएगी वजीफे के रूप में, जब तक इन मजदूरों को कोई जॉब नहीं मिल जाती। और कब तक दिया जाएगा, ये दिया जाएगा 1 साल तक। और इन मजदूरों को उत्कर्ष बांग्ला के तहत इनका क्या किया जाएगा, स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा ताकि इन्हें बेहतर रोजगार मिल सके। और इस स्कीम के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो ये जो मजदूर हैं इनकी एज 18 से लेके 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। तो ये थी श्रमश्री स्कीम। किसने लॉन्च की थी, ममता बनर्जी ने। तो वापस आते हैं क्वेश्चन पर, स्टेटमेंट पढ़ते हैं फिर इसका आंसर करते हैं। तो पहली स्टेटमेंट है, यह योजना वापस लौटने वाले प्रवासी श्रमिकों को 1 वर्ष तक 5,000 मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, ये एलिमिनेट हो गया और साथ ही साथ ये भी एलिमिनेट हो गया। अब दो ही ऑप्शन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड या फर्स्ट थर्ड फोर्थ। तो सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं, अगर ये सही हुई तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट है, केवल अन्य देशों के श्रमिक ही इस योजना के पात्र हैं, अन्य देश नहीं। पहली बात तो देश की तो बात ही नहीं हो रही है, राज्यों की बात हो रही है। और जो श्रमिक हैं वो बंगाल के श्रमिकों के लिए, और वो जो दूसरे राज्यों में जाके काम कर रहे हैं। तो ये सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गई। सेकंड स्टेटमेंट के गलत होते ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा और हमको आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर 2। हमने दो स्टेटमेंट तो पढ़ी ही नहीं, शुरुआत की दो स्टेटमेंट पढ़ी और हमको आंसर मिल चुका है। बाकी हम थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट भी पढ़ लेते हैं। तो थर्ड स्टेटमेंट है, लाभार्थियों को ग्रामीण और राज्य प्रायोजित कार्यक्रमों के तहत रोजगार के लिए जॉब कार्ड जारी किए जाएंगे। एकदम करेक्ट है। साथ ही साथ इस योजना में कौशल विकास और स्वरोजगार के अवसर भी शामिल होंगे। ठीक है, तो ये सारी स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ। सेकंड वाली स्टेटमेंट गलत है, जिसकी वजह से हमको आंसर मिल गया ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट। अगेन स्टेटमेंट वाला सवाल है। आज तो 1 से लेकर 7 तक सारे क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले ही हैं।
तो आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो रही होगी। आइडेंटिफाई द करेक्ट पर्सन। अच्छा, इसमें पर्सन आइडेंटिफाई करना है, ये 3 स्टेटमेंट है, उसके आधार पर हमें बताना है ये कौन है। तो ही डेडिकेटेड हिज लाइफ फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ दलित्स एंड वीमेन। तो विमेन की बात आए तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर आ सकते हैं, दलित्स की बात पर नहीं, तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता है। देवेंद्रनाथ टैगोर, ये भी नहीं। बाकी देखो, इनको होल्ड कर लेते हैं और स्टेटमेंट पढ़ते हैं, फिर इसका आंसर करते हैं। इन 1848 he opened a school for lower caste girls along with his wife. ओके, थर्ड स्टेटमेंट पढ़ते हैं। थर्ड स्टेटमेंट है इन 1873 ही फाउंडेड द सत्यशोधक समाज। ये स्टेटमेंट ही पढ़ी होती तो ही हमको आंसर मिल गया था, वो है ज्योतिबा फूले। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड। ये करेक्ट है कि 1848 में, वैसे ये स्टेटमेंट भी अच्छी थी, इससे भी आइडिया लग रहा था। इनकी वाइफ ज्योतिबा फूले की वाइफ, जिनका नाम था क्या था, तो मैं आपको हिंट दे देता हूं, एस से शुरू होता है, एस फूले। आप मुझे कमेंट में इनका पूरा नाम बताना। तो इन्होंने और इनकी वाइफ ने, लोअर कास्ट गर्ल्स हैं उनके लिए स्कूल शुरू हुआ था 1848 में। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड। इन्होंने पुणे में सत्यशोधक समाज, कहां पर, पुणे में सत्यशोधक समाज का गठन किया था। बाकी इन्होंने पुस्तक भी लिखी जिसका नाम क्या था, गुलामगिरी। बाकी देवेंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने 1839 में तत्बोधनी सभा बनाई थी। साथ ही साथ जो ब्रह्म समाज था उसको पुनर्जीवित किया था इन्होंने 1843 में। किसको, ब्रह्म समाज। वैसे ब्रह्म समाज के फाउंडर कौन थे, तो ब्रह्म समाज के फाउंडर थे राजा राममोहन रॉय। यहां पर ऑप्शन में दे रखा है राजा राममोहन रॉय। और इन्होंने कब गठन किया था ब्रह्म समाज का, तो इन्होंने गठन किया था 1828 में, 1828 में। बाकी फिर इनके साथ वो भी जुड़े थे जिनका नाम था केशव चंद्र सेन। पर जो केशव चंद्र सेन है, इनकी जो विचारधारा थी वो कुछ उदारवादी थी, यानी एक लिबरल सोच रखते थे। बाकी ये काफी इन्फ्लुएंस थे क्रिश्चियनिटी की तरफ। और ये जो देवेंद्रनाथ टैगोर थे, ये थोड़े परंपरागत थे, यानी ऑर्थोडॉक्स थे, जिसकी वजह से 1866 में जो ब्रह्म समाज है ये दो विंग में टूट गया। एक बना आदि ब्रह्म समाज, दूसरा ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया। तो ये जो आदि ब्रह्म समाज है इसके फाउंडर बने देवेंद्रनाथ टैगोर, और ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया के सी सेन या केशव चंद्र सेन। बाकी राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्म समाज का गठन किया था। इन्होंने 2 बुक भी लिखी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक का नाम है मिरात उल अखबार, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। दूसरी संवद या कहें संवाद कौमुदी। ये दोनों बुक्स किसकी हैं, राजा राममोहन रॉय की। वैसे इसका आंसर है देवेंद्रनाथ टैगोर, सॉरी देवेंद्रनाथ टैगोर नहीं, ज्योतिबा फूले। ईश्वर चंद्र सेन, इनका रिलेशन है हिंदू विडो रिमैरिज एक्ट, जो कि 1956 में पास हुआ था। इसमें इन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हैं ज्योतिबा फूले। इन्होंने 1873 में कौन से समाज का गठन किया था, अभी पीछे लिखा हुआ है, तो आंसर करो कौन सा समाज था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है 1857 की रिवॉल्ट। इसके हमने कॉजेज पढ़े थे, जिसमें पॉलिटिकल कॉज पढ़ा था हमने, साथ ही साथ हमने रिलीजियस कॉज पढ़ा, और जो मिलिट्री कॉज, जो इमीडिएट कॉज रहा था एनफील्ड राइफल, उनके इंट्रोडक्शन की वजह से जो हिंदू आर्मी में जो थे, हिंदू एंड मुस्लिम, उन्होंने विद्रोह छेड़ दिया था। तो इसके बारे में मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया हुआ है। तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं फिर इसका आंसर करते हैं। तो पहली स्टेटमेंट है, अधिकांश रियासतों के शासक ने विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लिया नहीं। ऐसा होता तो कभी भी ये विद्रोह असफल नहीं रहता। वैसे ये सफल रहा था, पर हमको आजादी तभी मिल गई होती अंग्रेजों से। पर आजादी ना मिलने का कारण ये रहा कि रियासतों के शासकों ने विद्रोह ना करके साथ दिया था। किसका, ज्यादातर जो रियासती शासक थे, साथ किसका दिया था, ब्रिटिशर्स का, जिसकी वजह से हम और 100 साल गुलाम रहे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है इनकरेक्ट।
तो यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट पूछी है, तो फर्स्ट के इनकरेक्ट होते ही ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया, हमको आंसर मिल गया ऑप्शन नंबर थर्ड। हमको और स्टेटमेंट पढ़नी ही नहीं है, हमको पता है कि सेकंड थर्ड ही करेक्ट है। तो कई बार ऐसा होता है कि आप एक स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो आपको आंसर मिल जाता है। बाकी पढ़ लेते हैं। विद्रोह की शुरुआत मेरठ में विद्रोह के रूप में हुई थी। हाँ, कब हुई थी? ये हुई थी 10 मई 1857, 1857, 10 मई 1857 को शुरू हुआ था ये विद्रोह मेरठ की बैरकपुर छावनी से। तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट क्या है? विद्रोह के दौरान बहादुर शाह जफर को हिंदुस्तान का सम्राट घोषित किया गया, एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। तो ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द रूलर ऑफ मारवाड़ राव चूड़ा? इसे चूड़ा पढ़ेंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन मारवाड़ के शासक राव चूड़ा के संदर्भ में गलत है? तो वैसे मैं आपको बताऊं, ये जो शासक हैं ये बहुत ही फेमस रूलर थे। कौन से रीजन के? ये थे फेमस रूलर मारवाड़ रीजन के, और प्रसिद्ध शासक थे ये रावचूड़ा। इनके पिताजी का नाम क्या था? तो इनके पिताजी का नाम था वीरमदेव। बाकी इनको किस लिए जाना जाता है? इनको जाना जाता है, एक संधि हुई थी हंसा बाई संधि। इस संधि के तहत जो मारवाड़ है, मारवाड़ वाले रीजन के जो शासक हैं और जो चित्तौड़ वाले शासक हैं, उनके बीच में एक मैरिज अलायंस बना था। और इस संधि के तहत मारवाड़ ने चित्तौड़ का साथ दिया था मालवा के खिलाफ। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। वैसे ये हंसाबाई हैं कौन? हंसाबाई बेटी थी राव चूड़ा की। तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं फिर इसका आंसर करते हैं। ही वॉज द सन ऑफ राव वीरमदेव एंड इज कंसिडर्ड द फर्स्ट ग्लोरियस रूलर ऑफ मेवाड़। एकदम करेक्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट करेक्ट होते ही ये वाली स्टेटमेंट नहीं हो सकती सही। बोथ सेकंड एंड थर्ड करेक्ट पूछी है ना, सॉरी इनकरेक्ट पूछी है। तो इनकरेक्ट ओनली फर्स्ट इनकरेक्ट तो नहीं हो सकती ना, ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है। तो फर्स्ट वाली नहीं हो सकती है। देखो ये गलती मत करना है एग्जाम में, एक बार ध्यान जरूर देना। मैं हमेशा ध्यान देता हूं, अब जब से कई मॉक में ऐसा हुआ था कि इसकी वजह से मेरा स्कोर नीचे चला जाता था, पता होता था फिर भी गलत कर देता था। तो ऐसी गलती आप ना करें, इसलिए एक बार इसको कि ये करेक्ट स्टेटमेंट पूछी है या इनकरेक्ट, ये पढ़ लें ध्यान से। तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं हो सकता। अब ये दूसरा है या टू एंड थर्ड है, ऑल आर करेक्ट, ये तो नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो नहीं हो सकता। बाकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं फिर इसका आंसर करते हैं। ही मेड अजमेर द कैपिटल ऑफ मारवाड़। अजमेर मारवाड़ की कैपिटल थोड़ी ना थी, इसने कैपिटल बनाया था, मारवाड़ की कैपिटल बनाई थी पल्ली को, ना कि अजमेर को। किसको कैपिटल बनाया था? पल्ली को। तो ये वाला ऑप्शन गलत है। सेकंड स्टेटमेंट के गलत होते ही, इनकरेक्ट होते ही हमको ये पता है या तो ये सेकंड वाला सही है, ये सारे करेक्ट तो नहीं हो सकते, तो ये स्टेटमेंट भी एलिमिनेट हो गई। हमको थर्ड पढ़नी पड़ेगी। हिज डॉटर नेम वॉज हंसाबाई, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। यानी केवल दूसरी स्टेटमेंट ही है, यही है जो गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। तो ये भी गलत है, इसका आंसर मिल गया। तो 10th क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। आज तो 11 सवाल हो गए, सारे स्टेटमेंट वाले ही हैं। तो ये वाली वीडियो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है जिनको स्टेटमेंट की प्रैक्टिस करनी है। तो देखते हैं, क्वेश्चन पर आते हैं। तो पहली स्टेटमेंट है लिपू लेक लोकेटेड इन अरुणाचल प्रदेश, एकदम गलत है और आगे पढ़ना ही नहीं है हमें। लिपू लेक अरुणाचल प्रदेश में थोड़ी है, लिपू लेक है उत्तराखंड में। तो पहली स्टेटमेंट गलत है और हमको इनकरेक्ट ही बतानी है। पहली इनकरेक्ट, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, थर्ड ऑप्शन नहीं हो सकता। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। डिफू पास लोकेटेड इन करबी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम। कैसे भाई? डिफू पास असम में कैसे हो सकता है? डिफू पास है अरुणाचल प्रदेश में। तो सेकंड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो गई, तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। फर्स्ट एंड टू या फर्स्ट एंड थर्ड, ये भी नहीं हो सकता। एक ही ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 2।
हमको आंसर मिल गया, हमको तीसरी स्टेटमेंट पढ़नी नहीं पड़ी। देखो आज आपने बहुत सारे क्वेश्चंस में ये देखा होगा कि मैंने सारी स्टेटमेंट नहीं पढ़ी है, या तो मेरे को एक स्टेटमेंट में आंसर मिल गया या दो में आंसर मिल गया। जहां 5-5 स्टेटमेंट है वहां पे मेरे को 3 ही पढ़नी पड़ी। तो कई बार ऐसा होता है कि आपको सब कुछ नहीं पढ़ना होता है, इसलिए आपको जरूरी है कि ये जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है इनको एक बार पढ़ें। तो बाकी थर्ड स्टेटमेंट भी पढ़ लेते हैं। थर्ड स्टेटमेंट है नाथुला लोकेटेड इन कुमाऊं रीजन ऑफ उत्तराखंड। ये भी गलत है। नाथुला कुमाऊं रीजन उत्तराखंड में थोड़ी है, नाथुला तो सिक्किम में है। तो यहाँ तो फर्स्ट एंड सेकंड नहीं, ये यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा ना। ये भी गलत है, ये भी गलत है, सारी गलत है ये तो इसका आंसर तो ये भी नहीं हो सकता। इसका एक और आंसर होना चाहिए था कि ऑल आर इनकरेक्ट, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाता। तो यहाँ पर ये सारी गलत है। एक बार यहाँ मैं आपको मैप के थ्रू दिखा देता हूँ ये वाला कौन सा रीजन है। कलर चेंज करता हूँ थोड़ा। तो यहाँ ये कौन सा रीजन है, ये है उत्तराखंड। अब ये उत्तराखंड में ये आपका मुलिंगला हो गया, ये मांगशा धुरा है, बाकी ये माना, नीति, लिपुलेख, ये सारे कहां पर है, ये उत्तराखंड में। लिपुलेख यहाँ आप देख रहे हो ना, ये वाला, ये ट्राई जंक्शन पे, यहाँ पर ये है नेपाल, ये ऊपर है चाइना, चाइना को या तिब्बत। तो नेपाल, चाइना और इंडिया, इसके ट्राई जंक्शन पे है ये लिपुलेख। और कहां पर है, ये उत्तराखंड में, ना कि अरुणाचल प्रदेश में, इसलिए पहली स्टेटमेंट गलत हो जाती है। अब दूसरा मैं आपको दिखाऊं, ये शायद थर्ड स्टेटमेंट थी कि ये जो नाथुला पास है ये कहां पर दिखा रहा था, ये दिखा रहा था उत्तराखंड में, जबकि उत्तराखंड में नहीं है। नाथुला और जलेपला ये दोनों पास पड़ते हैं सिक्किम में। यहां आप ये देख रहे हो, ये है नाथुला, और ये ट्राई जंक्शन पे किसके, ये देख रहे हो, ये है भूटान, इधर ये भूटान है, ऊपर है चाइना और ये इंडिया। तो ये ट्राई जंक्शन पे इंडिया, भूटान और चाइना के। वहीं यहां पर ये डीफू पास यहां है, और ये जो डीफू पास है ये पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में, ना कि असम में। असम नीचे की तरफ है, यहां पर ये असम नीचे आएगा। और ये ट्राई जंक्शन पे है, इधर है म्यांमार, ऊपर चाइना और इंडिया। तो ये तीनों स्टेटमेंट ही गलत थी, तो इसका आंसर है ऑल आर इनकरेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। फॉसिल्स आर मेनली प्रेजेंट इन विच टाइप ऑफ रॉक्स। जीवाश्म मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं। मैंने टाइप्स ऑफ रॉक आपको पढ़ाया होगा, एक बार हल्का सा रिवीजन करा देता हूं। तो जो चट्टानें होती हैं ये 3 तरीके की होती हैं। एक हो गई आपकी इग्नियस रॉक, जिसे कहा जाता है आग्नेय चट्टाने, हिंदी में क्या कहते हैं इसे, आग्नेय चट्टाने। दूसरा टाइप है इसका सेडिमेंट्री रॉक्स, और सेडिमेंट्री रॉक्स को क्या कहा जाता है हिंदी में, अवसादी चट्टाने। और तीसरा टाइप है इसका मेटामॉर्फिक रॉक्स, और मेटामॉर्फिक रॉक्स को कहा जाता है रूपांतरित चट्टाने। अब ये इग्नियस रॉक क्या होती है, सेडिमेंट्री क्या होती है, मेटामॉर्फिक क्या होती है। इग्नियस रॉक बनती है लावा जो निकलता है जमीन के अंदर से, जब वो ठंडा हो जाता है उससे जो चट्टाने बनती हैं उन्हें बोला जाता है आग्नेय। वैसे ये 2 तरह की होती हैं, एक होती है इंट्रूसिव और एक होती है एक्सट्रूसिव आग्नेय चट्टाने। इंट्रूसिव यानी ये पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर ही ठंडी होकर जो चट्टाने बन जाती हैं वो होती है इंट्रूसिव। इसका एक एग्जाम्पल है ग्रेनाइट। वहीं अगर ये जो लावा है ये बाहर आ गया और बाहर आके ठंडा हो जाता है, तो उससे जो चट्टाने बनती हैं उन्हें बोला जाता है एक्सट्रूसिव। और इसका एक एग्जाम्पल है बसाल्ट। बसाल्ट की जो चट्टाने होती हैं वो कैसी होती हैं, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। अब मैं सेडिमेंट्री की बात करूं, सेडिमेंट्री रॉक्स बनती हैं डिपोजिशन से, यानी कोई मिट्टी है कहीं से बहकर आई, वो ऐसे डिपॉजिट हो जाएगी, फिर उसके ऊपर लेयर्स बाय लेयर्स ऐसे डिपॉजिट होती रहती है, और इनके बीच में फिर क्या होता है, तो इसमें होता है कॉम्पैक्शन। कॉम्पैक्शन यानी कॉम्पैक्ट होती चली जाती हैं, प्रेशर की वजह से दबती चली जाती हैं। और सीमेंटेशन, अब ये आप देख रहे हो ये लेयर बाय लेयर आ रही है। अब यहाँ पर कोई जीव मर गया अगर, या कोई पौधा गिर गया तो यहाँ रहेगा और इसके ऊपर एक परत आ जाएगी, तो ये बाद में किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है जीवाश्म या फॉसिल में। तो फॉसिल कौन सी चट्टानों में पाए जाते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स के। और सेडिमेंट्री रॉक्स के एग्जांपल क्या है, सैंडस्टोन हो गया, लाइमस्टोन हो गया,
ये इसके एग्जाम्पल हैं, किसके? सेडिमेंट्री रॉक्स के। मेटामॉर्फिक रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स ये जो इग्नियस रॉक हो गई, आग्नेय चट्टाने, और सेडिमेंट्री रॉक्स हो गई, इनमें प्रेशर की वजह से या केमिकल चेंज की वजह से या फिर हीट की वजह से ये अपना रूप बदल देती है, यानी रूपांतरित हो जाती हैं। और किस में बदल जाती है? मेटामॉर्फिक रॉक्स में। जैसे लाइमस्टोन बदल जाता है मार्बल में। लाइमस्टोन क्या है? लाइमस्टोन एक सेडिमेंट्री रॉक है और ये हीट प्रेशर की वजह से किस में बदल जाती है? मार्बल में। वहीं जो ये ग्रेनाइट होता है, ये ग्रेनाइट कैसी चट्टान है? आग्नेय चट्टान है, और ये किस में बदल जाती है? नीस में बदल जाती है। तो ये जो नीस और मार्बल, ये किसके एग्जाम्पल है? मेटामॉर्फिक रॉक के। बाकी इसका आंसर आपको मिल गया होगा। जीवाश्म मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स यानी अवसादी चट्टान, यहां पर आपको जीवाश्म देखने को मिलेंगे। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन? भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या सबसे अधिक है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश। अब आपके दिमाग में एक चीज तुरंत आई होगी कि यहां पर पंजाब तो है नहीं, पर यहां पर आप ध्यान से देखेंगे कि हाईएस्ट नंबर की बात की जा रही है, ना कि परसेंटेज। अगर परसेंटेज के आधार पर देखा जाए तो टॉप पर कौन सा स्टेट है? तो टॉप पर है पंजाब। पंजाब में सबसे ज्यादा एससी पॉपुलेशन है। पंजाब के बाद कौन सा स्टेट? हरियाणा। और हरियाणा के बाद कौन सा स्टेट आता है तीसरे नंबर पे? तमिलनाडु। वहीं अगर मैं नंबर की बात करूं कि नंबर के आधार पर नंबर 1 कौन सा स्टेट है, तो नंबर 1 पे रहेगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा एससी पॉपुलेशन है नंबर के आधार पर। और दूसरा कौन सा स्टेट है? वेस्ट बंगाल। और तीसरे नंबर पे है बिहार। ये तो हो गई हाईएस्ट की बात। अब लोएस्ट पॉपुलेशन सबसे ज्यादा कहां है? तो लोएस्ट पॉपुलेशन की बात करें अगर परसेंटेज के आधार पर, तो अगर हम यूटी देखें या कंबाइन देखें तो हाईएस्ट रहेगा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में 0 एससी पॉपुलेशन है। वहीं अगर स्टेट की बात करें तो सबसे लोएस्ट एससी पॉपुलेशन है नागालैंड की। नंबर में भी नागालैंड की पॉपुलेशन सबसे कम है और परसेंटेज में भी सबसे कम किसकी पॉपुलेशन है? नागालैंड की। तो वापस आते हैं क्वेश्चन पर। तो 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग हाईएस्ट नंबर किसका है? तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार या उत्तर प्रदेश? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 उत्तर प्रदेश। बाकी कमेंट बॉक्स में ये आंसर जरूर करना कि सेंसस ऑफ इंडिया 2011 आजादी के बाद कौन से नंबर का सेंसस है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट पंचायत समिति? अगेन स्टेटमेंट वाला सवाल है। और स्टेटमेंट कौन सी? पंचायत समिति के रिगार्डिंग। जरा मैं आपको पंचायत समिति के बारे में थोड़ा बता देता हूं, फिर इसका आंसर करते हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, 24 अप्रैल 1993 में पंचायती राज सिस्टम जो है इसको संवैधानिक का दर्जा मिल गया। और कौन से अमेंडमेंट के तहत? 73rd अमेंडमेंट हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 1992 में। इसके तहत पहली बार जो गठन हुआ था पंचायत का, कब हुआ था? 24 अप्रैल 1993 को। इसके तहत जो पंचायतों का गठन हुआ था वो मोस्टली कैसा था? 3 टियर था। और ये जो 3 स्तर होते थे उसमें जो पहला स्तर होता था वो होता था विलेज या गांव के लेवल पर जो होता था, और वहां पर जो पंचायत होती थी उन्हें कहा जाता था ग्राम पंचायत। दूसरा लेवल होता था ब्लॉक लेवल। जब किसी पर्टिकुलर एरिया की जो पॉपुलेशन है वो 20 लाख से ज्यादा होती, तब ये दूसरा टियर बनाया जाता। कौन सा? ब्लॉक लेवल। इस लेवल पर जो समिति होती थी वो होती थी पंचायत समिति। और तीसरा लेवल था जिला परिषद, जो कौन से लेवल पर था? डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। तो ये था त्रिस्तरीय या कहें 3 टियर सिस्टम ऑफ पंचायत। अब ये जो ग्राम पंचायत होते थे इसमें जो पंच और सरपंच होते थे उनका भी इलेक्शन होता था, फिर उनकी सरकार चलती थी 5 साल। ऐसे ही जो पंचायत समिति हैं इनके जो मेंबर होते हैं
वो भी डायरेक्ट इलेक्ट होके आते हैं, यानी उनका भी निर्वाचन होता है। और इसमें एमएलए एमपी भी होते हैं, वो एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं एमएलए एमपी। साथ ही साथ इसमें सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, जिसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव काम होता है, यानी एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है जिसका नाम बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। ये जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, इसके पास कौन सी पदवी होती है? सीईओ की, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। किसके अंदर? पंचायत समिति। और जिसका कैसा काम होता है? एडमिनिस्ट्रेटिव काम होता है। तो ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है। तो वापस आते हैं क्वेश्चन पर, फिर इसका आंसर करते हैं। तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं एक एक करके। पहली स्टेटमेंट है, पंचायत समिति की संख्या समिति क्षेत्र की जनसंख्या पर निर्भर करती है। एकदम करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट करेक्ट होते ही यहां करेक्ट स्टेटमेंट पूछी है ना, ये भी सही हो सकती है, ये भी सही हो सकती है, पर ये दो सही नहीं हो सकते। तो ओनली फर्स्ट या ओनली फर्स्ट एंड थर्ड। अब उसके लिए हमको सेकंड स्टेटमेंट पढ़नी पड़ेगी। सेकंड स्टेटमेंट ना पढ़े क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थर्ड स्टेटमेंट पढ़ते हैं। थर्ड स्टेटमेंट है, द समिति इज इक्विप्ड विद द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी कॉल्ड द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। एकदम करेक्ट है। यानी जो कार्यकारी अधिकारी होता है, उसको जो प्रशासनिक तंत्र में जो पदवी मिली है, वो क्या मिली हुई है? समिति मुख्य कार्यकारी अधिकारी की। तो ये थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट हो गई, फर्स्ट एंड थर्ड। तो ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं फिर भी। ऑल द सरपंच ऑफ ग्राम पंचायत आर नॉट मेंबर ऑफ पंचायत समितिज एट द सेम टाइम। ग्राम पंचायतों के सभी सरपंच एक ही समय में पंचायत समिति के सदस्य नहीं होते। यहां पर देखो, ऑल मतलब इसको क्या कर दिया? फिक्स कर दिया। ऐसा नहीं होता है, पर ऐसा जरूरी है क्या? ये थोड़ा सा रिजिड बना रहा है। किसको? स्टेटमेंट को क्या बना रहा है? रिजिड। जरूरी थोड़ी है कि हर बार यही होता होगा। ऐसा हो भी सकता है ना कि सारे पर सरपंच हो एक टाइम पर, सब पंचायत समिति के मेंबर। इस वजह से ये स्टेटमेंट क्या हो जाती है? गलत। इस स्टेटमेंट के गलत होते ही कौन सा आंसर सही है? ऑप्शन नंबर थर्ड, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लोकसभा आर करेक्ट? करेक्ट स्टेटमेंट पूछी है। तो लोकसभा के बारे में हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं, फिर इसका आंसर करते हैं। तो पहली स्टेटमेंट है, लोकसभा की पहली बार विधिवत गठन 17 अप्रैल 1952 को हुआ था। एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। इसका जो गठन है वो 17 अप्रैल को हुआ था। जो जनरल इलेक्शन हुए थे, कब हुए थे? 1951-52 में जो जनरल इलेक्शन हुए थे, उसके बाद लोकसभा का गठन हुआ था और राज्यसभा का गठन हुआ था। लेकिन इन दोनों की जो सिटिंग है, यानी जो पहला सेशन था, वो कब हुआ था? तो वो हुआ था 13 मई 1952, यानी 13 मई 1952 को पहला सेशन इन दोनों का हुआ था। लेकिन गठन हुआ था 17 अप्रैल 1952 का, जो कि एकदम करेक्ट है। अब पहली स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ये दो ऑप्शन नहीं हो सकते। अब हमको एक ही ऑप्शन, या तो हम सेकंड पढ़ लें या फोर्थ स्टेटमेंट पढ़ लें। इन दोनों में से जो भी सही होगी हमको आंसर मिल जाएगा। तो मैं सेकंड स्टेटमेंट ही पढ़ लेता हूं। As many as 17 general election to the Lok Sabha have been held as the December 2023। ये होल्ड कर लेता हूं, जरूरी नहीं है ये सही हो। और मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादातर को नहीं पता होता कि कितने जनरल इलेक्शन अब तक 2023 तक हो चुके हैं। तो सेकंड को होल्ड कर लेते हैं, फोर्थ को पढ़ते हैं। फोर्थ स्टेटमेंट है, श्री गणेश वासुदेव मालवांकर वॉज द फर्स्ट डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा। कितना इजी है? गलत है एकदम। डेप्यूटी स्पीकर नहीं थे, स्पीकर थे। जो गणेश वासुदेव मालवांकर जी थे, वो लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष नहीं थे। उपाध्यक्ष कौन थे? तो उपाध्यक्ष थे M.A. अयंगर, ये थे उपाध्यक्ष, यानी डेप्यूटी स्पीकर। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई, यानी ये वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ओनली फर्स्ट एंड सेकंड, ये भी गलत हो जाएगा। बाकी थर्ड पढ़ लेते हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्णन वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा, एकदम गलत। बाकी बताना ये पहले क्या थे, इसका आप मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में करना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। अगेन स्टेटमेंट वाला सवाल है, और ये स्टेटमेंट किसके रिगार्डिंग है? फाइलम पॉरीफेरा के रिगार्डिंग। तो एक एक करके पढ़ते हैं स्टेटमेंट, फिर इसका आंसर करते हैं। दे एग्जिबिट, यहां पर वैसे करेक्ट पूछा है, हाँ करेक्ट पूछा है।
दे एग्जिबिट सेल्यूलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन एंड लैक ट्रू टिश्यूज, एकदम करेक्ट है। ये जो पॉरीफेरा है, इनका जो सेल जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है या कहें जो लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है वो सेल्यूलर होता है, यानी कोशिकीय स्तर का संगठन होता है इनमें। इनमें टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं होता है। और ये कहाँ पाए जाते हैं? मेनली ये पाए जाते हैं समुद्र में, मरीन जीव होते हैं ये। तो पहली स्टेटमेंट करेक्ट है। अब सेकंड स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। पहली करेक्ट है। यहां पर पूछा है हाउ मेनी स्टेटमेंट, हमें ये बताना है कितनी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पहली तो करेक्ट हो गई। सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्पाइक्यूल्स आर द स्ट्रक्चरल एलिमेंट कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका, यानी स्पाइक्यूल्स कैल्शियम कार्बोनेट या सिलिका से बने संरचनात्मक तत्व हैं। जरा मैं आपको ना स्ट्रक्चर के बारे में बता देता हूँ पॉरीफेरा के, फिर आपको ना इसका आंसर करना थोड़ा इजी हो जाएगा। यहाँ पर ये आप फिगर देख रहे हैं पॉरीफेरा का। तो यहाँ पर ये जो बॉडी है पॉरीफेरा की, कलर चेंज कर लेता हूँ। तो ये जो बॉडी होते हैं, इस पर ना छोटे छोटे से पोर्स होते हैं। वो जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं, कलर चेंज करना पड़ेगा एक और। ये जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं, इन्हें बोला जाता है ऑस्टिया। लेकिन यहां पर ये देख रहे हो, ये इतना बड़ा पोर्स है, ये ओपनिंग्स है, इन्हें बोला जाता है ऑस्क्यूलम। अब इन दोनों का काम क्या है? देखो, इनकी बॉडी में कोई ना ऑर्गन है ना टिश्यू है, जिसकी वजह से क्या है कि इनमें कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है। जैसे हमारे में ब्लड होता है ना सर्कुलेशन के लिए, इनमें वाटर होता है सर्कुलेशन के लिए। इनमें कौन सा सिस्टम होता है? इनमें होता है वाटर कनाल सिस्टम। और इस सिस्टम के तहत ही ये फीड करते हैं, यानी खाना, ये भोजन प्राप्त कैसे करते हैं? इस वाटर कनाल सिस्टम के थ्रू ही। रेस्पिरेशन, सांस लेने का भी काम इसी के थ्रू ही करते हैं। इवन रिप्रोडक्शन भी ये वाटर कैनाल सिस्टम के थ्रू करते हैं। क्या होता है कि यहां से पानी प्रेशर के साथ अंदर जाता है, छोटे छोटे पोर्स, और यहां से फूड या जो भी ले जाना होता है यहां ले जाता है, ऑक्सीजन, फूड। और फिर जो इसको लेना होता है वो अपने पास रखता है, बाकी पानी को इधर से कहां से, ऑस्क्यूलम से बाहर निकाल देता है। बाकी आप ये देख रहे हो, ये सेल्यूलर स्ट्रक्चर है, पर ये ऐसे कैसे, इनको सपोर्ट कौन कर रहा है? तो ये देख रहे हो, ध्यान से आपको समझ आ रहा हो कि ये कुछ डिपोजिशन है इनके ऊपर कार्बोनेट का। तो इनके जो बॉडी को, इनके स्ट्रक्चर को जो सपोर्ट देता है, वो देता है कैल्शियम कार्बोनेट से बने हुए स्पाइक्यूल्स। इनकी बॉडी को कौन सपोर्ट करते हैं? स्पाइक्यूल सपोर्ट करते हैं। इसलिए सेकंड ऑप्शन जो है ये एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो दो स्टेटमेंट हो गई करेक्ट। अब थर्ड स्टेटमेंट पढ़ते हैं, फिर इसका आंसर करेंगे। ऑल स्पंजेस हैव अ ल्यूकेनॉइड कनाल सिस्टम, सभी स्पंज में ल्यूकेनॉइड कनाल सिस्टम होता है। ऑल, ये स्टेटमेंट को बहुत कमजोर बना रही है, इस वजह से ये गलत हो जाएगी। यहां पर वैसे रिस्क फैक्टर जुड़ा हुआ है, पर आप ले सकते हो रिस्क अगर आपने नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम अटेम्प्ट किए हैं। तो ये दो स्टेटमेंट करेक्ट है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अब ये क्यों गलत है वो बता देता हूं आपको। बाकी ज्यादा डीप में नहीं जाना है, मैं थोड़ा ऊपर ऊपर से आपको बताऊंगा, इसलिए क्योंकि ये थोड़ा सा डीप पूछ लिया है। यहां पर जो मैं वाटर कनाल सिस्टम की बात कर रहा था, ये जो कनाल सिस्टम होता है ये तीन तरीके का होता है। एक होता है एस्कनॉइड कनाल सिस्टम, दूसरा होता है साइकोनॉइड कनाल सिस्टम, और तीसरा, जिसके बारे में यहां पर क्वेश्चन में लिखा था, ल्यूकोनॉइड कनाल सिस्टम। ये जो एस्कनॉइड होता है, ये वाला जो कनाल सिस्टम होता है थोड़ा सिंपल होता है, और ये जो साइकोनॉइड होता है ये इससे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। और ये जो ल्यूकोनॉइड होता है, ये जो कॉम्प्लेक्स पॉरीफेरा होता है ना, उनमें होता है ये, क्योंकि ये मोस्ट कॉम्प्लेक्स कनाल सिस्टम है। तो इतनी जानकारी ही आपके लिए बहुत है। तो जरूरी नहीं है कि सब में यही वाला सिस्टम हो, इसलिए ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो गलत है, मतलब स्टेटमेंट थर्ड गलत है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। विच ऑफ दीज वॉज नॉट वन ऑफ द रीजंस फॉर द ब्रेक इन द 5-year प्लान्स आफ्टर 3 कंसेक्यूटिव 5-year प्लान्स वर फॉर्मुलेटेड। इनमें से कौन सा तीन परिणामी पंचवर्षीय योजनाओं के तैयार होने के बाद पंचवर्षीय योजनाओं में रुकावट का एक कारण नहीं था? तो मैं जरा आपको 5-year प्लान्स के बारे में हल्का सा बता देता हूं, ये शुरू कब हुए थे। तो ये 1951 में शुरू हुए थे। पहला 5-year प्लान कब आया था?
तो वो आया था 1951 में और कब तक रहा, 56 तक। दूसरा 5 ईयर प्लान 1956 से 61 तक रहा और तीसरा 5 ईयर प्लान 1961 से लेके 66 तक। जो पहला 5 ईयर प्लान था इसमें जो ग्रोथ रेट थी वो थी 3.6% और ये हेरोल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित था। साथ ही साथ ये एग्रीकल्चर बेस्ड था। बल्कि ये जो दूसरा 5 ईयर प्लान है इसमें जो फोकस था वो था इंडस्ट्रीज पर। और ये कौन से मॉडल पर आधारित था, ये पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। अब तीसरा मुझे बताना, ये तीसरा 5 ईयर प्लान कौन से मॉडल पर आधारित था। लेकिन ये जो तीसरा 5 ईयर प्लान था इसमें बहुत सारी घटनाएं हुई। कौन कौन सी घटनाएं, जैसे 1962 में इंडिया का चाइना से युद्ध हुआ, यानी इंडो साइनो वॉर हुई थी 1962 में। दूसरा क्या हुआ, फिर दूसरी वॉर हो गई इंडो पाकिस्तान वॉर या इंडो पाक वॉर। ये कब हुई थी, 1965 में। अब इसके तुरंत बाद क्या हुआ, 1965 से 67 तक यानी 2 साल लगातार सूखा पड़ा, जिसकी वजह से भारत की इकोनॉमी बहुत बुरी तरह प्रभावित हुई। जिसके बाद क्या हुआ, प्लान हॉलिडे आए। अब ये जो प्लान हॉलिडेज थे ये कब से कब तक रहे, ये जो प्लान हॉलिडेज थे ये एनुअल प्लान्स पर फोकस थे। यानी हमको 5 साल का प्लान नहीं करना है, हमको सालाना प्लान करना है। तो ये प्लान हॉलिडेज कब तक चले, ये 1966 से लेकर 69 तक चले थे। और इसी दौरान जो भारतीय करेंसी है उसका डिवैल्यूएशन हुआ था। और ये डिवैल्यूएशन क्यों हुआ था, ये डिवैल्यूएशन होता क्या है, मान लो कि अमेरिकी डॉलर पर जो भारत में रुपए मिल रहे हैं, यानी $1 पर मान लो अभी आपको 50 रुपए मिल रहे हैं भारत में। तो जब डिवैल्यूएशन हो जाता है तो $1 पर आपको कितने रुपए मिलने लगते हैं, 50 रुपए से ज्यादा। वो कुछ भी हो सकता है, 60 हो सकता है, 70 हो सकता है। तो इसे कहते हैं डिवैल्यूएशन। यानी जो पैसा है, जो भारतीय रुपया है, वो डॉलर के मुकाबले में कमजोर हो गया। पर इसका फायदा क्या होता है, इसका फायदा ये होता है कि एक्सपोर्ट बढ़ता है, यानी निर्यात में वृद्धि होती है। निर्यात में वृद्धि क्यों होती है, पहले आपको $1 का मात्र 50 रुपए मिल रहा था, लेकिन अब आपको $1 का 60 रुपए मिल रहा है। तो ये एक्सपोर्ट में इस तरीके से फायदा पहुंचाता है। तो ये चीजें हुई थी जो थर्ड 5 ईयर प्लान था और उसके बाद जो प्लान हॉलिडेज थे उस दौरान। अब मुझे ये बताइए कि इसके कारण क्या क्या रहे। इंडो पाक वॉर थी, डिवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी था, डिवैल्यूएशन हुई थी यानी घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन हुआ था। गल्फ वॉर, गल्फ वॉर तो इस टाइम पीरियड पे लड़ी भी नहीं गई थी, ये 90s के आसपास लड़ी गई थी और ये गल्फ कंट्रीज में लड़ी थी, इराक कुवैत। इराक ने इन्वेजन कर दिया था कुवैत पर। तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं हो सकता। वैसे यहाँ नॉट पूछा है तो ये वाला इसका आंसर है। तो इसका आंसर क्या है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, गल्फ वॉर। इंडो पाकिस्तान कंफ्लिक्ट, डिवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी ये भी हुआ था, 2 कंसेक्यूटिव ईयर ऑफ ड्रॉट ये भी हुआ था, वो सारा मिट गया। चलो कोई नहीं, मैंने पढ़ा दिया आपको। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, द सेल्स और लिक्विडेशन ऑफ असेट बाय द गवर्नमेंट यूजुअली सेंट्रल एंड स्टेट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, और एंटरप्राइजेज नहीं एंटरप्राइजेज होता है ये, प्रोजेक्ट्स और अदर फिक्स असेट इज कॉल्ड। यानी सरकार द्वारा परिसंपत्तियों, आमतौर पर केंद्रीय और राज्य सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्यमों, परियोजनाओं या अन्य अचल परिसंपत्तियों की बिक्री या परिसमापन को डैश कहा जाता है। तो इसको मैंने पहले ही बताया था, ये जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होती हैं इसमें जो प्राइवेट कंपनियां होती हैं इनका भी शेयर्स होता है, पब्लिक सेक्टर का भी शेयर होता है। पर मेनली जो पब्लिक सेक्टर यानी जो गवर्नमेंट है उसका शेयर ज्यादा होता है। लेकिन जब ये अपने शेयर्स बेच देती हैं इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में से, तो उसे बोला जाता है डिसइन्वेस्टमेंट। डिवैल्यूएशन, ये तो करेंसी का डिवैल्यूएशन होता है ना। कैपिटलाइजेशन, पूंजीकरण, यहाँ बेचा थोड़ी जा रहा है, तो ये भी नहीं है। प्राइवेटाइजेशन ये भी नहीं है। इसका आंसर है विनिवेश यानी डिसइन्वेस्टमेंट। और डिसइन्वेस्टमेंट यानी विनिवेश से आपको पूंजी प्राप्ति होती है, यानी कैपिटल रिसीट होता है, और ये एक लाइबिलिटी है। अब ये लाइबिलिटी क्यों है, ये आप मुझको कमेंट बॉक्स में बताना कि ये जो विनिवेश होता है
इससे तो पैसा आ रहा है ना, आपने शेयर्स बेचे, आपके पास पैसा आ गया, पूंजी प्राप्ति हुई है, पर ये लाइबिलिटी क्यों है, असेट क्यों नहीं है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में करना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। सेलेक्ट द नेम ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स विद अ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, इसका आपको नाम बताना है। ये ऑप्शंस है और बहुत ही इजी स्ट्रक्चर है। मैंने आपको बताया था, एक कार्बन है तो उसे मिथ बोलते हैं, 2 ईथ 3 प्रॉप, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन सॉरी ब्यूट, और 5 है तो पेंट, 5 है तो हेक्सा। अब ये देखना कि इसका नाम क्या है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में करना, ये आपका रहा होमवर्क, क्योंकि इजी है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जड़त्व की अवधारणा को सही वर्णन करता है? तो पहले हम जड़त्व को देख लेते हैं। आपने फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन तो पढ़ा ही होगा। फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन है क्या? फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में रहेगा, या फिर अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा। कब तक? जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं करती है। और ये किस वजह से रहता है? वो मोशन में या रेस्ट में रहता है जड़त्व की वजह से। किसकी वजह से? इनर्शिया की वजह से। यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं, ये बॉल है, जब तक इस पे मैं पैर नहीं मारूंगा या मैं कहूं एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाऊंगा तो ये ऐसे ही पड़ी रहेगी। और ये किस वजह से? ये जड़त्व की वजह से। और ये जड़त्व ही है जो रजिस्ट करता है। किसको रजिस्ट करता है? चेंज को रजिस्ट करता है। ये चाहता है अगर मैं रेस्ट में हूं तो रेस्ट में रहूं, मोशन में हूं तो मोशन में रहूं। तो आपने देखा होगा जब आप कभी गाड़ी में बैठते हैं तो आप जैसे सीट पे पीछे कमर लगा के बैठते हैं और एकदम से ब्रेक लगा दो, आपकी बॉडी मोशन में रहना चाहती है, तो आपकी बॉडी सीट से हटकर एकदम आगे की तरफ चली जाएगी, आगे की तरफ आपको झटका लगेगा। वहीं आप मान लो आप सीट पे आगे की तरफ बैठे और आपकी बॉडी है मोशन में नहीं है, रेस्ट में। अब क्या है? रेस्ट में। लेकिन क्या किया ड्राइवर ने? एकदम से एक्सेलरेट कर दिया तो आपको एकदम से पीछे की तरफ झटका लगेगा। वो भी किसकी वजह से लगता है? वो भी जड़त्व की वजह से लगता है। तो वापस क्वेश्चन पे आते हैं, इसका आंसर करते हैं। तो ये इनर्शिया है क्या? तो पहला ऑप्शन है इनर्शिया इज फोर्स दैट कीप्स ऑब्जेक्ट इन मोशन। पहली बात, कोई फोर्स नहीं होती, ये ऑप्शन गलत हो गया। इनर्शिया डिपेंड्स ऑन स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, गलत। इनर्शिया इज द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन, ये एकदम करेक्ट है। इनर्शिया यानी जड़त्व वो होता है जो वस्तु की अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगा, गति में है तो गति में रहना चाहेगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। मैच द फॉलोइंग, इजी होते हैं, मैच करते हैं फिर इसका आंसर करने की कोशिश करते हैं। तो पहला, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इससे रिलेटेड आर्टिकल या इससे रिलेटेड अनुच्छेद कौन सा है? तो आप जानते हैं इससे रिलेटेड अनुच्छेद है 324। कहाँ है? ये नहीं है, ये रहा 324, यानी ए सेकंड से कनेक्ट होगा। ए सेकंड ये नहीं हो सकता। दो ऑप्शन, नन ऑफ द अबव, ये नहीं हो सकता। वैसे ये नन ऑफ द अबव को रहने दो, एक ही ऑप्शन करो अभी, क्योंकि हो सकता है कि कुछ उल्टा सीधा कनेक्ट हो जाए। तो 3 ऑप्शन होल्ड कर लेते हैं और एक ऑप्शन जो है वो एलिमिनेट हो गया। अब दूसरा, फाइनेंस कमीशन मुझे दिख रहा है तीसरे नंबर पे। फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड आर्टिकल कौन सा? आर्टिकल 280। कौन से नंबर पे? 4th। तो C4, सी जुड़ेगा 4 से, C4, 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 तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, C4 है। अब ये ऑप्शन देखो, प्रोबेबिलिटी इसकी बढ़ गई। नन ऑफ द अबव, C4 है, ए सेकंड है। अगर ये यहां पर B फर्स्ट होता और D थर्ड होता तो नन ऑफ द अबव हो जाएगा। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं। यहां पर बी, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड जो नेशनल कमीशन है कौन से आर्टिकल में है? तो ये है आर्टिकल 338 में। ये जो कमीशन है शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड, ये है आर्टिकल 338 में। और शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है? तो वो है 338A। और बैकवर्ड क्लास से रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है? तो वो है आर्टिकल 338B। मैंने इसे कैसे याद कर रखा है? तो मैंने बैकवर्ड क्लास बी से बी,
क्लॉज बी, बैकवर्ड क्लास यानी क्लॉज बी। तो ये वाला जो बैकवर्ड क्लास है ये किससे कनेक्ट होगा? डी फर्स्ट से कनेक्ट होगा। डी फर्स्ट से कनेक्ट हो गया, यही ऑप्शन सही है। तो ये भी गलत हो गया। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। रोंगाली बिहू, वन ऑफ द मेजर फेस्टिवल ऑफ असम, इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ। असम के प्रमुख त्योहारों में से एक रोंगाली बिहू किस महीने में मनाया जाता है? वैसे मैंने आपको बताया था बिहू 3 तरीके का होता है, यानी ये जो बिहू फेस्टिवल है इसके 3 रूप हैं। एक है रोंगाली बिहू, जिसे बोहाग बिहू भी कहा जाता है। दूसरा है कोंगाली बिहू, जिसे कटी बिहू भी कहा जाता है। और तीसरा है भोगाली बिहू, इसे माघ बिहू कहा जाता है। ये जो भोगाली बिहू है ये सेलिब्रेट किया जाता है जनवरी में। और ये सेलिब्रेशन कब है? ये हार्वेस्ट फेस्टिवल है, यानी फसल अच्छी होती है तब ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, यानी ये हार्वेस्ट फेस्टिवल है। वहीं ये जो कोंगाली बिहू है ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये सेलिब्रेट किया जाता है अक्टूबर में, जब फसल बोई जाती है। तो ये किस लिए सेलिब्रेट होता है या इसमें पूजा होती है? वैसे एक अच्छे हार्वेस्ट के लिए, कि एक अच्छी फसल हो, इसलिए इस त्योहार में पूजा होती है। और रोंगाली बिहू ये मनाया जाता है अप्रैल में। ये असल में न्यू ईयर को सेलिब्रेट करते हैं। असम के जो लोग हैं रोंगाली बिहू के दौरान न्यू ईयर, असमीज न्यू ईयर को सेलिब्रेट करते हैं। कब? अप्रैल में। तो रोंगाली बिहू कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये सेलिब्रेट किया जाता है ना जनवरी, मई, ना अगस्त, अप्रैल में। वैसे अगस्त और मई तो हो ही नहीं सकते थे, और जनवरी में माघ बिहू सेलिब्रेट होता है, ना कि रोंगाली बिहू। कौन सा सेलिब्रेट होता है? माघ बिहू या फिर भोगाली बिहू। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर ये लोग जो एसएमईज लेडीज हैं ये रोंगाली बिहू सेलिब्रेट कर रही हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज ऑल्सो नॉन एज द 100 ड्रम्स फेस्टिवल? निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार 100 ड्रम्स त्योहार के नाम से भी जाना जाता है? पहला ऑप्शन है चैरोबा। चैरोबा हो गया, लाई हरोबा हो गया, ये सेलिब्रेट होता है मणिपुर में। और चैरोबा एक मणिपुरी न्यू ईयर फेस्टिवल है। वहीं दूसरा फेस्टिवल सांकेन और सगादावा, ये दोनों बुद्धिस्ट फेस्टिवल है। ये जो सांकेन है ये अरुणाचल प्रदेश का त्योहार है, या कहें अरुणाचल प्रदेश में न्यू ईयर की तरह किसको सेलिब्रेट किया जाता है? सांकेन। और ये कौन से मंथ में सेलिब्रेट होता है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में करेंगे। ये जो मणिपुरी न्यू ईयर है ये भी अप्रैल में ही सेलिब्रेट होता है। जैसे असमीज न्यू ईयर सेलिब्रेट होता है वैसे ही चैरोबा ये न्यू ईयर की तरह अप्रैल में सेलिब्रेट होता है। सगादावा ये सेलिब्रेट किया जाता है सिक्किम में और लद्दाख में। और ये जो लॉर्ड बुद्धा हैं उनके जन्म, उनके लाइफ, उनको सेलिब्रेट करते हैं सगादावा फेस्टिवल के दौरान। और ये जो वंगाला फेस्टिवल है ये मनाया जाता है मेघालय में। और इसको कौन सी ट्राइब सेलिब्रेट करती है? तो इसको सेलिब्रेट करती है गारो ट्राइब। और इसी फेस्टिवल को कहा जाता है 100 ड्रम्स फेस्टिवल। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4। यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं, ये देख रहे हो ना, ये ड्रम्स ये बजा बजा कर ये फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो इसे बोला जाता है, ये फेस्टिवल का नाम क्या है? वंगाला। बाकी आपको पता है कि मेघालय में खासी ट्राइब भी है, जयंतिया ट्राइब भी है। तो ये जो खासी ट्राइब है ये नोंगक्रेम फेस्टिवल सेलिब्रेट करती है। अब मुझे ये बताना, ये जो जयंतिया ट्राइब है ये कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट करती है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना। आज कमेंट बॉक्स में करने को आपके पास बहुत सारे आंसर हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। द फर्स्ट इंडियन म्यूजिशियन टू रिसीव द रैमन मैग्सेसे अवार्ड फॉर पब्लिक सर्विस इज डैश। जन सेवा के लिए रैमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय संगीतकार डैश हैं? एम एस सुब्बलक्ष्मी, जाकिर हुसैन, भीमसेन जोशी या विस्मिल्लाह खान। ये वही हैं जिनको पहली बार 1998 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो बहुत सारे लोगों को इसका आंसर मिल गया होगा। तो इनका नाम है एम एस सुब्बलक्ष्मी। इनको 1974 में मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया था। और ये शुरू कब हुए थे रैमन मैग्सेसे अवार्ड? ये शुरू हुए थे 1957 में। और इनको
नोबेल प्राइज ऑफ एशिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नोबेल प्राइज ऑफ एशिया। और कौन सा देश देता है इसको? फिलीपींस देता है। और पहला भारतीय जिसको ये मिला था वो मिला था 1958 में। किसको मिला था? अच्युत पटवर्धन। किनको मिला था? अच्युत पटवर्धन जी को। तो इसका आंसर था ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एम एस सुब्बालक्ष्मी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। ये लास्ट क्वेश्चन है आज के जीएस एनालिसिस का। भूटिया डांस इज परफॉर्म्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? भूटिया नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? इसको परफॉर्म करती है भूटिया ट्राइब। अब ये जो भूटिया ट्राइब है, एक है भोटिया। ये जो भोटिया ट्राइब है ये कहाँ की है? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में करना। ये जो लेकिन भूटिया ट्राइब है ये पाई जाती है सिक्किम में। तो इसका आंसर तो आपको मिल ही गया होगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, सिक्किम। बाकी मैं आपको बता देता हूँ वेस्ट बंगाल के कौन कौन से फेमस डांस है या फोक डांस है। तो वेस्ट बंगाल का एक है पुरुलिया छौ। 3 तरह का छौ होता है ना। एक होता है मयूरभंज छौ। मयूरभंज छौ कहाँ सेलिब्रेट होता है या कहाँ किया जाता है? तो ये डांस किया जाता है उड़ीसा में, मयूरभंज छौ। ये मैंने लास्ट टाइम कमेंट बॉक्स में पूछा था कि विदाउट मास्क कौन सा डांस होता है, तो यही डांस होता है मयूरभंज छौ। बाकी वेस्ट बंगाल का और कौन सा फेमस डांस है? बोल डांस, गंभीरा और नटुआ। ये कहाँ के फेमस डांस हो गए? वेस्ट बंगाल के। उड़ीसा का मैंने आपको एक मयूरभंज छौ तो बता ही दिया। दूसरा है पाइका। तीसरा है संबलपुरी डांस। संबलपुरी डांस। संबलपुर में एक इंडिया का लॉन्गेस्ट डैम है, उसका नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। और एक और है चैती घोड़ा। ये डांस भी कहाँ परफॉर्म किया जाता है? ये डांस भी परफॉर्म किया जाता है उड़ीसा में। सिक्किम के कौन कौन से डांस है? सिक्किम का मैंने आपको एक बता दिया, भूटिया डांस। एक यहाँ होता है चूफाट डांस। एक फेमस डांस है यहाँ का चुटके और मरूनी। और यहाँ पर एक और डांस है लिम्बो। ये इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना। आप मल्टीपल टाइम रिवीजन करेंगे तो आपको याद हो जाएंगे कौन कौन से हो गए। भूटिया, चूफाट, चुटके, मरूनी और लिम्बो। नागालैंड के कौन कौन से फेमस डांस हैं? तो नागालैंड का है चांगलो, मोन्यू अशो। मोन्यू अशो डांस भी कहाँ का है? नागालैंड का। और मेलोफिटा डांस। और एक सुमी ट्राइब डांस करते हैं, उसे सुमी डांस भी बोला जाता है और इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, वो है अंग्युशो किघिले। ये जो अंग्युशो किघिले डांस है ये भी कहाँ किया जाता है? नागालैंड में। तो इसका आंसर था वैसे ऑप्शन नंबर थर्ड, सिक्किम। यहाँ पर जो 25 क्वेश्चन है उनका एनालिसिस होता है खत्म। आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो डांस परफॉर्म कर रहे हैं वो कौन सा डांस है? वो है भूटिया डांस। बाकी जिन्होंने भी मेरी वीडियो यहाँ तक देखी उनको दिल से धन्यवाद। आप 2x पे लगाकर देख सकते हैं वीडियोस को, अगर आप कंटिन्यूअसली इस सीरीज को फॉलो करते आ रहे हैं, क्योंकि अब आपका रिवीजन हो रहा है। आपको भी पता है कि बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट हैं आपके क्लियर हो गए होंगे इनसे। तो बाकी जिनको मेरी वीडियो पसंद आई है उनको दिल से धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। बाय बाय।